हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि सभी ठीक होंगे। जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये जो पूरा आपका चैप्टर है कौन सा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, चाहे वो हमारा विद एडजस्टमेंट हो या विदाउट एडजस्टमेंट, उसका अप्रोक्सीमेटली 15 से 16 वीडियोस आए हैं। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ। अभी तक मेरे चैनल पे अराउंड 15 से 16 वीडियोस आ गए। ठीक है, सब मिला के। और ये इसका लास्ट वीडियो है, ये वाला वीडियो हमारे लिए लास्ट होगा। ठीक है, ये वीडियो चाहे 1 घंटे का हो या 1.5 घंटे का, मैं इसी में कंप्लीट कर दूंगा इस चैप्टर को। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन करा के भी। तो 15 से 16 वीडियोस अगर इनको कैलकुलेट करूँ तो 6 से 7 आवर्स का है। ठीक है, यानी कि 6 से 7 आवर्स में मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, जो 80 मार्क्स का आपका अकाउंट्स का पेपर होगा उसमें से 15 मार्क्स का यही होता है केवल। तो यानी कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस आप खुद यहाँ से देख लीजिए कि 6 से 7 घंटा अगर ध्यान से इसको पढ़ लेंगे तो 15 मार्क्स आपका इजीली आ जाए। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को बढ़िया से कर लेना अगर आपको बेटर मार्क्स लाना है एग्जाम में तो। ठीक है, और देखिए ये 15 जो वीडियोस हो गए हैं उस पे आप ध्यान मत दीजिएगा, इन टोटल 6 से 7 आवर्स का ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। विद एडजस्टमेंट स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था क्या? अच्छा, फिर से बता दूं, इससे पहले वाला सारा वीडियो प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो विद एडजस्टमेंट होता है उसमें जो हमारा एडजस्टमेंट है उसका दूसरा नाम एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होता है। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन का कंपोनेंट है उसका दो अकाउंट में इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है उसका तो एक ही जगह पड़ेगा, जो एडजस्टमेंट में है उसका दो जगह पड़ेगा। ठीक है, एक ही जगह कहने का मतलब ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट में से किसी एक जगह पे पड़ेगा, और जो मेरा एडजस्टमेंट वाला कंपोनेंट है उसका इन तीनों में से किसी दो जगह पे पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था मेनली हमें 14 एडजस्टमेंट पढ़ना है, जिसमें से 10 नंबर एडजस्टमेंट तक ऑलरेडी हमारा पिछले वीडियो तक कवर हो चुका है। यानी इस वीडियो में हम 11th 12th 13th और 14th वीडियो कंपोनेंट कवर करेंगे पॉइंट। तो अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। सबसे पहले किसका बात करेंगे हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको समझने से पहले एक छोटा सा पॉइंट हम कवर करते हैं। जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ये होता है मेरा, मान लीजिए ऑनर। ठीक है, जो बिजनेस में कैपिटल लगाता है, और ये है हमारे लिए वो फर्म है। कौन है वो? फर्म है। जो मेरा ऑनर है वो बिजनेस को क्या देता है? बिजनेस को वो कैपिटल देगा पैसा के फॉर्म में। और हो सकता है कि फर्म इसको रेगुलरली क्या पे करे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो किसका बनाते हैं? फर्म का बनाते हैं। इसका मतलब फर्म के एंगल से सोचिए, जो ये इंटरेस्ट पे हो रहा है ये फर्म के लिए क्या है? फर्म के लिए एक्सपेंस है। ठीक है, और ऑनर के लिए क्या है? इनकम है। ठीक है, और हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो किसका बनाते हैं? हम अकाउंट्स बनाते हैं फर्म का। तो हम फर्म के एंगल से सोचेंगे तो एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। तो इसका जो दो ट्रीटमेंट होगा उसमें पहला ट्रीटमेंट क्या है? पहला ट्रीटमेंट है कि ये हमारे लिए एक्सपेंस है। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं, इसका सेकंड ट्रीटमेंट क्या होगा? अच्छा बताइए, ये यहां से माइनस होगा तो अब इनकम ऑनर के पास चला जाएगा। अच्छा, एक्चुअली होता क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बस फॉर्मूला में उसको दे देते हैं, रियल में उसको कैश या बैंक से पेमेंट नहीं करते, सीधे सीधे इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां जोड़ देते हैं? कैपिटल में। ठीक है, क्यों? क्योंकि कैपिटल रिप्रेजेंटेशन है किसका? ऑनर का। कैपिटल का जो भी पार्ट वो अल्टीमेटली किसको मिलने वाला है? ऑनर का। ऑनर को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां ऐड हो जाएगा? कैपिटल में। दूसरा ट्रीटमेंट एडेड टू इंटरेस्ट ऑन, सॉरी एडेड टू कैपिटल। ठीक है, दूसरा की कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो ये है हमारा दो ट्रीटमेंट, किसका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है, अच्छा इसी में मैंने आपको बताया था कि एक दूसरा पॉइंट भी है। दूसरा पॉइंट क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसमें क्या होता है कि जो मेरा बिजनेस है इसका भी मैं, अच्छा यहीं पे कर देता हूँ दूसरे पेन से।
फर्म इसको क्या देगी, ड्राइंग देगी, ठीक है। उसके बदले में ऑनर से फर्म क्या ले सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो ऐसा अगर फर्म के एंगल से सोचा जाए तो फर्म के लिए वो क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, और इसके लिए एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम अकाउंट्स फर्म का बना रहे हैं, तो पहला तो फर्म के लिए हो जाएगा इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, और दूसरा इस इससे पैसा लेंगे, लेकिन एक्चुअल में इससे पैसा नहीं लेते, कैश और बैंक के थ्रू इससे पैसा नहीं लेते, सीधे उसके कैपिटल से माइनस कर देंगे, ठीक है, रिड्यूस्ड फ्रॉम कैपिटल, ठीक है। दोनों का ट्रीटमेंट लमसम सेम ही है, बस जस्ट अपोजिट है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दो ट्रीटमेंट, पहले तो एक्सपेंस में से एक्सपेंस ट्रीट कर लेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखा देंगे, उसी के जगह पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट इनकम दिखा के प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ले लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैपिटल में ऐड हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल से लेस हो जाएगा, ठीक है। ये ऐड और लेस इसलिए हो रहा है क्योंकि कैश और बैंक के थ्रू पेमेंट और रिसीव नहीं होता है, वो सीधे ही कैपिटल के थ्रू एडजस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, यानी कि बिजनेस के अंदर कुछ गुड्स था जो कि कौन ले लिया, जो हमारा बिजनेसमैन है उसने गुड्स ले लिया, ठीक है। तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि क्या है, ड्राइंग है, लेकिन ये नॉर्मल वाला ड्राइंग नहीं है। अगर ये मेरा, एक सेकंड पहले मैं नॉर्मल ड्राइंग की बात कर लेता हूं, अगर नॉर्मल ड्राइंग होता तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता, पहला तो कैपिटल से लेस हो जाता। अच्छा, नॉर्मली ये ट्रायल बैलेंस के अंदर ही होता है, ठीक है, ये कंपोनेंट हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर ही होता है, ठीक है। अगर इन केस बाहर है तो इसका जो दूसरा ट्रीटमेंट होगा, आप ड्राइंग लेगा वो तो कहां से लेगा, नॉर्मली अगर कुछ नहीं बोलता है तो ड्राइंग को मानते हैं कि कैश और बैंक के थ्रू लिया, तो कैश और बैंक को भी लेस कर देंगे। लेकिन नॉर्मली मैं फिर से याद दिला रहा हूँ कि ये जो है मेरा मेरा जो ड्राइंग है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर ही आएगा आपको, ठीक है। तो एक ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो वो एक ट्रीटमेंट क्या हो गया, कैपिटल से लेस कर देते हैं। अब बात करते हैं हम गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, यानी यहाँ पे जो प्रोपराइटर ऑनर है वो ड्राइंग किस चीज में ले रहा है, गुड्स में ड्राइंग ले रहा है, ठीक है। तो पहला तो इसका ट्रीटमेंट पहला क्या हो जाएगा कि ड्राइंग है तो कैपिटल से लेस कर दो। दूसरा क्या होगा, अब एक बात बताइए, यहाँ पे गुड्स ले रहा है, गुड्स बिजनेस में कब आता है, जब हम ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, ठीक है। तो अब गुड्स लेके जा रहा है तो ट्रेडिंग के सॉरी गुड्स जब खरीदता है तो डेबिट साइड में आता है, तो गुड्स जब लेके जाएगा मतलब विड्रॉ करेगा, ड्राइंग करेगा, तो वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में दिखा दीजिए, ठीक है, या सीधे सीधे परचेज से आप फिर लेस कर दीजिए, ठीक है। दोनों सेम ही ट्रीटमेंट है हमारा, ठीक है। तो पहला ट्रीटमेंट तो होगा कि कैपिटल से लेस कर दीजिए, और दूसरा ट्रीटमेंट जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अगर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा होगा टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज, मान लीजिए परचेज 1 लाख का था, बाद में पता चलता है कि 5,000 विड्रॉ हुआ है, मैं विड्रॉ नहीं ड्राइंग हुआ टाइप समझिए, ठीक है। तो दो ऑप्शन है, यहाँ पे दिखा दूंगा बाय ड्राइंग, बाय ड्राइंग दिखा दूंगा, या दूसरा और क्या कर सकता हूँ, ये नहीं करके सीधे यहाँ से माइनस कर दूंगा ड्राइंग, ठीक है। 5,000 दोनों का अल्टीमेटली सेम ही ट्रीटमेंट है, या तो ये करिए या ये करिए, ठीक है। और दूसरा ट्रीटमेंट मुझे पता है कि उसमें से लेस हो जाएगा, किसमें से, कैपिटल में से लेस हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल ड्राइंग है, ठीक है। अच्छा, 13th पॉइंट हमारा क्या है, 13th पॉइंट है हमारा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ फॉर स्टाफ वेलफेयर। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसके में, स्टाफ को दिया जा रहा है स्टाफ वेलफेयर के नाम से। तो इसका जो दो ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, पहला तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो परचेज में से लेस कर दो, सेम ट्रीटमेंट जो अभी हमने ड्राइंग के लिए किया था, परचेज में से लेस कर दो। और दूसरा, वो आपके लिए दूसरा एक्सपेंस है, क्या एक्सपेंस है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, अगर आप सोचिए स्टाफ यानी इंप्लॉइज को आप कैश देते हैं, कैश के जगह पे उनको गुड्स दे रहा है, तो यानी कि आपके लिए सैलरी टाइप एक्सपेंस हो गया।
लेकिन सैलरी कैश में नहीं है तो सैलरी नहीं बोल के उसको क्या बोल देंगे, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ठीक है, तो इस केस में दो ट्रीटमेंट क्या हुआ, परचेज से हमने लेस कर दिया। अब परचेज से लेस दो सेंस में कर सकते हैं, या तो यहाँ पे दिखा देंगे परचेज में से लेस कर देंगे स्टाफ वेलफेयर, व यहाँ पे क्रेडिट साइड दिखा देंगे। मैं बोलूंगा यही वाला ट्रीटमेंट करिएगा, परचेज से सीधे लेस कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया दो ट्रीटमेंट। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल और डोनेशन। फ्री सैंपल या डोनेशन के तौर पे। फ्री सैंपल के केस में क्या हो जाएगा, एडवर्टाइज, देखिए परचेज में पहला तो ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, परचेज से लिस्ट कर दीजिए। ठीक है, और अगर हमारा फ्री सैंपल टाइप है, फ्री सैंपल कहने का मतलब एडवर्टीजमेंट। फ्री सैंपल क्यों देते हैं, ताकि कि मेरे प्रोडक्ट को लोगों को उसके बारे में पता चले, इसीलिए देते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट ट्रीट कर लेते हैं, पीएनएल के डेबिट साइड में चला जाएगा। अच्छा, अगर इसको मैं डोनेशन टाइप ट्रीट करूं, डोनेशन, तो ये तो ट्रीटमेंट होगा। दूसरा ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, डोनेशन है तो डोनेशन के नाम से दिखा देंगे। डोनेशन भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ठीक है, इसका भी ट्रीटमेंट हमारा हो गया। तो अल्टीमेटली अभी हमने 11th 12th और 13th पॉइंट कर लिया हमने। 14th इनसे थोड़ा सा अलग है, तो उसको थोड़ी देर बात करेंगे। पहले अभी एक क्वेश्चन करता है, फिर से मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ आपको। सबसे पहले हमने किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो पहले तो आप उसको एक्सपेंस ट्रीट कर लेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा और कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अच्छा, इसी के टाइप का एक और ट्रीटमेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। उसको क्या करते हैं, बिजनेस के लिए इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं और कैपिटल में लेस कर देता है। ठीक है, दूसरा ट्रीटमेंट गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। उसमें क्या करते हैं, परचेज में से लेस कर देंगे और ड्राइंग मान के कैपिटल में से भी लेस कर देंगे। ठीक है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ वेलफेयर, परचेज में से लेस कर देंगे और स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस ट्रीट करके प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट साइड में दिखा देंगे। ठीक है, सेम गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट है, परचेज में से तो लेस होगा ही होगा, उसके बाद एडवर्टीजमेंट मान के प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखा देंगे। अगर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज डोनेशन है, तो वो तो पहला तो परचेज में से लेस हो जाएगा। परचेज में से देखिए, हर केस में परचेज में से लेस करने का मकसद हमारा ये है। देखिए, अगर मैंने गुड्स परचेज किया और उसको सेल नहीं किया, तो उसको ट्रेडिंग में रखना बेवकूफी है। फिर मुझे वहां से ट्रेडिंग अकाउंट का मेन पर्पस क्या होता है मेरा, कि जो हमारा मेन कोर बिजनेस है, जो हमारा मेन काम है, उससे रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम वहां पे दिखाते हैं। ठीक है, जैसे ही परचेस किया हुआ गुड्स हमने अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं किया, उसको डोनेट कर दिए, ये कर दिए, तो उसको वहां से निकाल के मुझे भेजना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस में। यही मकसद है कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, स्टाफ वेलफेयर, डोनेशन, ये सब परचेज में से लेस कर देते हैं और उसको एक्सपेंस कहाँ दिखा देते हैं, हम पीएनएल में। बात समझ रहे, ठीक। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। इलस्ट्रेशन है 17। ठीक है, फुल फ्लेज इस क्वेश्चन को करा रहा हूं मैं। Illustration 17. Prepare trading and profit and loss account and balance sheet for the year ended 31 मार्च 2019। ये सब ट्रायल बैलेंस का कंपोनेंट है, नीचे दे रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बना लेंगे। क्वेश्चन अब आपके बुक में देख लीजिएगा कौन सा इलस्ट्रेशन है, 18, 19, 20 कुछ हो सकता है। मेरा पुराना बुक था, टी एस अग्रवाल सर का बुक है। अगर आपको नहीं याद हो तो मैं याद दिला रहा हूँ, उसमें से ही आप चेक करिएगा। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को दोनों को साथ ही बना रहा हूं मैं फॉर द ईयर एंडेड 31/03/19। आपके बुक में मे बी 20 हो या 21 हो, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे उसी अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। 31/3/19। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि हम क्या उठाते हैं, सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन। पहला है क्लोजिंग स्टॉक 14,500। दो ट्रीटमेंट होगा उसका, पहला तो अच्छा, इसमें सबसे पहले मुझे सोचना पड़ेगा कि कहां तक मेरा ट्रेडिंग बन जाएगा। ट्रेडिंग यहां तक बन जाएगा, मैं हो सकता है मैं बाद में गलत साबित हो जाऊं, लेकिन मुझे जो लग रहा है यहां तक खत्म हो जाएगा। मैं इतना स्पेस इसके लिए कवर करूंगा। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक इधर आ जाएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अच्छा अमाउंट तो याद ही नहीं आ रहा है मुझे।
अमाउंट कितना है 14,500, तो ये आ जाएगा 14,500 पे। ठीक है, आज दूसरा ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में एसेट साइड में भी दिखा देंगे। क्लोजिंग स्टॉक 14,500। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरा, बोल रहे डेप्रिसिएशन या डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 4,000। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी है कहीं पे, होगा तो जरूर। प्लांट एंड मशीनरी है वैसे 40,000 का, डेप्रिसिएशन लगाना है उस पर 4,000। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस, मुझे पता है कि ट्रेडिंग यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अच्छा, मे बी मैं गलत साबित हो सकता हूँ, तो इसको थोड़ा सा और नीचे से ही शुरू करूंगा। ठीक है, टू डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी ऐसा लिख देंगे। कितने का था, एक सेकंड, थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी पे जो मेरा डेप्रिसिएशन था वो था 4,000। ठीक है, अच्छा इसका जो दूसरा ट्रीटमेंट होगा, अच्छा मशीनरी का जो पहला ट्रीटमेंट होगा, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर मशीनरी आ रहा है उसको भी इसी में से निकाल देंगे। 40 हो गया इसका ट्रीटमेंट। अच्छा, इसी में से 4,000 माइनस हो गया तो डेप्रिसिएशन का दूसरा ट्रीटमेंट भी हो गया। ठीक है, 36,000। अब बात करते हैं अगला, अलाउ 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, एक चीज मैं वहां पे बोलना भूल गया था, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो इस कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, वैसे टेक्निकली बोलो तो वो ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। किस कैपिटल पे, ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, जब आप वो वाला चैप्टर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाला चैप्टर यानी इनकम्प्लीट, वहां पे ये वाला ज्यादा पॉइंट आपको क्लियर होगा। वैसे टेक्निकली हम बोलेंगे कि किस किस कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पे। लेकिन इस क्वेश्चन में यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन में एक ही कैपिटल आपके पास अवेलेबल होता है, तो उसी पे सीधे निकाल दें। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे डिप्रिसिएशन सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है, तो 1 लाख का 5% हो गया 5,000। अच्छा, इसका दो ट्रीटमेंट मैंने क्या बताया था अभी कि सबसे पहले तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 1 लाख का 5% 5,000। अच्छा, उसके बाद आ जाएंगे हम लायबिलिटी साइड में। सबसे पहले तो लिखेंगे कैपिटल। ठीक है, इसी में लिख देंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमारा है 1 लाख। ठीक है, इसी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर देंगे, कितना है 5,000। ठीक है, यहाँ पे अगर ड्राइंग होता तो ड्राइंग भी माइनस करते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, ये भी माइनस कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के इनकम साइड भी आता, क्योंकि बिजनेस के पर्सपेक्टिव से वो उसके लिए इनकम है। ठीक है, फोर्थ है, फोर्थ बोल रहा कि 400 इज ड्यू, 400 इज ड्यू फॉर रिपेयर, यानी आउटस्टैंडिंग रिपेयर है। अच्छा, ऑलरेडी कोई रिपेयर्स होगा, रिपेयर ऑलरेडी भी है 500 का। ठीक है, तो 500 और प्लस 400 होगा। ठीक है, 500 प्लस 400 होगा, देख लेते हैं। रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे प्रॉफिट एंड टू रिपेयर, रिपेयर 500 प्लस आउटस्टैंडिंग रिपेयर हमारे लिए 400, तो ये बाहर आ जाएगा 900। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में भी आएगा। बैलेंस शीट के लिए आउटस्टैंडिंग रिपेयर हमारे लिए लायबिलिटी हो जाएगा। तो सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे। आउटस्टैंडिंग रिपेयर हमारा 400 है। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एक बार ट्रायल बैलेंस के अंदर वाले आइटम कहां कहां जाएंगे। कैपिटल तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में चला जाएगा, क्रेडिटर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न परचेज में से लेस हो जाएगा, सेल्स सेल्स हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट सॉरी ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, फिर बिल्स पेबल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, सेंट्रल डेटर बैलेंस शीट एसेट साइड, ड्राइंग कैपिटल में से लेस हो जाएगा, परचेजेस ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जिसमें से रिटर्न आउटवर्ड माइनस हो जाएगा, रिटर्न इनवर्ड सेल्स से माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड से, वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट साइड, बैंक बैलेंस शीट के एसेट साइड, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, मैन्युफैक्चरिंग
P&L डेबिट साइड, ट्रेड एक्सपेंसेस P&L डेबिट साइड, बैड डेट P&L डेबिट साइड, कैरेज कुछ नहीं बोला तो हम इसको इनवर्ट ट्रीट करके ट्रेडिंग के डेबिट साइड ले लेंगे, फ्यूल एंड पावर ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, ठीक है। अब मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर आपको एक ही बार में दिखा दूंगा, ठीक है, नहीं तो अननेसेसरी वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा। तो अभी तक हमने ट्रेडिंग अकाउंट वाला आइटम मैंने लिख दिया है। तो अब इधर आगे ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज माइनस रिटर्न, टू कैरेज, टू वेजेस, टू फ्यूल ऑन पावर एंड टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। बाई सेल्स मुझे याद नहीं आ रहा मैन्युफैक्चरिंग को क्या बोला था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग के डेबिट साइड नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये मेन बिजनेस जो मेरा काम है बिजनेस का उससे रिलेटेड है, ठीक है। फिर बाई सेल्स से माइनस हो गया रिटर्न, बाई क्लोजिंग स्टॉक, दोनों साइड का टोटल करेंगे तो मेरा ये वाला साइड बड़ा आ रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा 180 500, तो वो यहाँ पे भी लिख देंगे 180 500। अच्छा, ये डेबिट साइड हमारे लिए एक्सपेंस साइड होता है और क्रेडिट इनकम, तो एक्सपेंस बड़ा है इनकम से, बैलेंसिंग तो इधर आएगा और बाकी लॉस आ गया बाई ग्रॉस लॉस, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर टू P&L, यानी चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट हो या ग्रॉस लॉस हो, कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये है हमारा 5000, ठीक है, ये ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, P&L अकाउंट में, ठीक है। अच्छा, वो अब यहाँ पे आ जाएगा टू ग्रॉस लॉस। देखिए मैं भी गलत हो गया, स्पेस थोड़ा सा मेरे लिए कम होगा, तो ज्यादा स्पेस हो जाए कम ना हो, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट साइड में क्या दिखा दिया मैंने, टू रिपेयर ऑलरेडी था, टू डेप्रिसिएशन था, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था, टू रेंट, टू ट्रेड एक्सपेंसेस और टू बैड डेट। अच्छा, इनकम साइड कुछ नहीं आ रहा, यानी कि फिर से डेबिट साइड बड़ा है। डेबिट साइड है हमारा टोटल 27,900, 27,900, यानी यहाँ पे भी कंपनी को लॉस हो रहा है, यानी बाई नेट लॉस कितना, 27,900, ठीक है। अब ये जो मेरा 27,900 है, ये ट्रांसफर टू कहाँ हो जाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल, और कैपिटल में से लॉस है तो लेस हो जाएगा, कितना, 27,900। 27,900 यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस नेट लॉस 27,900। ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो कैपिटल में बाहर दिखाएंगे, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, एक में से 32 माइनस हो जाएगा 67,100। अब इन कैपिटल का भी आइटम सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब इसको टोटल करके बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 84,500 और ये भी हो जाएगा हमारा 84,500, यानी अल्टीमेटली आपका बैलेंस शीट का दोनों साइड मैच हो गया, ठीक है, यानी कि आपका आंसर सही है, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया ये पर्टिकुलरली किस पॉइंट पे था, 11th पॉइंट, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पॉइंट था, ठीक है। अब एक हम क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि हमें मिलेगा 12th और 13th पॉइंट मिल जाना चाहिए उस वाले में, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर हमारे बुक में है इलस्ट्रेशन नंबर 18, ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिए कौन सा इलस्ट्रेशन है। ये ट्रायल बैलेंस है उसका, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। ये ट्रायल बैलेंस है, इसके नीचे एडजस्टमेंट है। इस क्वेश्चन में देखिए टाइम ज्यादा लग जा रहा है पूरा फुल क्वेश्चन करने में, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट को तो मैं 100% बढ़िया से डील करूंगा। अब बाकी जो ये वाला पार्ट है यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला, वो मैं बस डिक्टेट कर दूंगा आपको, ठीक है, कि कहाँ कहाँ क्या जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट लेते हैं। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो फॉर्मेट पहले बना लेते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31/03/19, ठीक है। सेम बैलेंस शीट एज ऑन 31/03/19, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहला हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक एक तो मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक है कितने का हमारा, क्लोजिंग स्टॉक याद रखिएगा, स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक अगर दो प्राइस दे, एक तो कॉस्ट और एनआरवी, तो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी, यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, या जो दूसरा नाम है उसका मार्केट वैल्यू, व्हिचएवर इज लेस। तो यहाँ पे तो एक ही दिया है कॉस्ट, तो 6,000 पे डाल देंगे। अच्छा, इसका जो दूसरा ट्रीटमेंट होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट के
क्रेडिट साइड में हो जाएगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना 6000, ठीक है। यहाँ भी लिख देते हैं, इसमें अमाउंट मैंने नहीं लिखा था, लिख देते हैं 6000। चलिए अब दूसरा ट्रीटमेंट क्या है, दूसरा एडजस्टमेंट ध्यान से देखिए, यही एडजस्टमेंट अच्छा वाला है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे है। क्या बोल रहा है जो सेकेंड एडजस्टमेंट, गुड्स कॉस्टिंग 1000 were distributed among staff welfare as free cost, while goods costing itna were taken by proprietor for his personal use. These goods were purchased paying CGST and SGST of 6% each, ठीक है। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखिए तो दो चीज का बात हो रहा है, एक स्टाफ वेल के लिए, एक ड्राइंग के लिए। और इसमें जो भी हमारा गुड्स विड्रॉ हो रहा है, चाहे वो स्टाफ वेलफेयर को दिया जा रहा है या ड्राइंग किया जा रहा है, तो उस केस में हमारा जीएसटी भी लागू है 6% का। तो अगर मैं स्टाफ वेलफेयर वाले का जनरल एंट्री पास करूं तो जनरल एंट्री में क्या होगा, स्टाफ वेलफेयर डेबिट टू परचेज टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। परचेज कितने का सामान लेके गए 1000, आउट इनपुट जीएसटी कितना यूज हो गया 60, और ये भी 60 यूज होगा, तो अल्टीमेटली स्टाफ वेलफेयर 1120 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सेम वे जो ड्राइंग है, ड्राइंग डेबिट टू परचेज टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, इसमें हो जाएगा ड्राइंग 560 पे आ जाएगा, क्योंकि परचेज 500 और 30 इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी। क्लियर है? कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसका ट्रीटमेंट दिखाता हूँ कि ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या होगा, ठीक है। इसको याद कर, मतलब ध्यान में रखिएगा, फिर बैक में नहीं लाऊंगा, वहीं पे डायरेक्टली ही मैं सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले जो मेरा स्टाफ वेलफेयर है, स्टाफ वेलफेयर तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा, तो टू स्टाफ वेलफेयर। स्टाफ वेलफेयर में 1000 का सामान लिया था, 60 और 60 हो तो 1120 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं ड्राइंग का। तो ड्राइंग में क्या होता है, बैलेंस शीट में सबसे ऊपर लिखते हैं हम कैपिटल, ठीक है। कैपिटल में सबसे ऊपर लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल, जो भी होगा लेस ड्राइंग। ड्राइंग कितना हो जाएगा 500 प्लस 30, ठीक है। क्योंकि देखिए जो हमारा इनपुट जीएसटी एसजीएसटी जो परचेस करते टाइम मैंने दिया था, वो उसका क्रेडिट अवेलेबल था, लेकिन जैसे ही हमने अपने बिजनेस के लिए यूज कर लिया तो हम लास्ट कंज्यूमर हो गए, उसका अब क्रेडिट नहीं मिलने वाला। तो अल्टीमेटली यानी कि ड्राइंग हमारा कितना हो जाएगा 560, ठीक है। अब इनका इफेक्ट दूसरा जो ट्रीटमेंट होगा वो कहाँ होगा, हमारा परचेज पे। तो एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं, टू परचेज हमारा वैसे कितना है, ठीक है। वैसे देखेंगे, रुक जाइए, फिर उसमें से माइनस कर देंगे कौन सा, जो स्टाफ वेलफेयर वाला, स्टाफ वेलफेयर वाला, ठीक है। लेकिन परचेज में से केवल वो वाला कंपोनेंट माइनस होगा, क्योंकि परचेज के अंदर तो उतना ही गया ना, बाकी तो आउटपुट सॉरी इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी से भी लेस होगा, माइनस ड्राइंग वाला कंपोनेंट है, अकाउंट नहीं है ये, ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, स्टाफ वेलफेयर वाला 1000 है, ठीक है, और ये 500 है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं, एक बार मैं ट्रायल बैलेंस के अंदर देखता हूँ परचेज कितने का था। परचेज डेबिट साइड कहीं आ रहा होगा, परचेज है हमारा कितने का 30,000 का, ठीक है। परचेज है हमारा 30,000 का, देखते हैं। परचेज हमारा 30,000 का, तो यहाँ पे यानी कि 30,000 से लेस होगा, ठीक है। क्लियर? यानी 30,000 को सामान जो हमने परचेज किया था उसमें से 1,000 स्टाफ वेलफेयर में यूज हो गया और 500 ड्राइंग में, तो अल्टीमेटली वो मेरे लिए परचेज नहीं रहा। अच्छा जो मेरा जीएसटी वाला कंपोनेंट है, इनपुट जीएसटी वाला कंपोनेंट है, उसको भी हम यहाँ पे डील करेंगे। तो वो तो मेरा इनपुट है, इनपुट डेबिट होता है स्टार्टिंग में, तो एसेट साइड में आएगा, ठीक है। मैं हमेशा याद दिलाने का कोशिश करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इनपुट में इनपुट सीजीएसटी भी होगा, इनपुट जो इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है उसको मैं बढ़िया से डील कर लूंगा। अच्छा इनपुट आईजीएसटी भी हो सकता है, तो लिख लेता हूँ उसको भी, ठीक है। अच्छा मैं अपने बुक से ही देख लेता हूँ, यहीं से कितना था, इनपुट का बैलेंस आ रहा है 8,000 8,000 और उसका 10,000, तो इसका बैलेंस है 8,000, ठीक है, ये इसका है 8,000
और इसका है हमारा सीधे सीधे 10,000, ठीक है। अच्छा, अगर बात किया जाए इनपुट सीजीएसटी का तो कितना यूज हो गया, 10,000 का 6% 60 और उसका 30, तो 90 यहाँ पे यूज हो गया, तो 90 माइनस हो जाएगा, यहाँ भी 90 माइनस हो जाएगा, ठीक है। बाकी आगे भी कुछ एडजस्टमेंट उससे रिलेटेड हो सकता है, तो अभी मैं इसको बंद नहीं करूँ, ठीक है। क्लियरली समझ गए क्या ट्रीटमेंट होगा। चलिए अब बात करते हैं हम आगे। बोल रहा कि क्रेडिट सेल टू नरेश 2000 प्लस आईजीएसटी इतना वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स। वाओ, क्या बोल रहा है फिर से देखिए। एक हमने क्रेडिट सेल किया था, किसको, नरेश को, कितने का, 2000 का। इसका पहले जनरल एंट्री पास करते हैं, तो नरेश डेबिट हो जाएगा टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी, यही होगा ना। सेल किया था हमने 2000 का, जीएसटी का रेट बोल रहा है 12%, यानी 2000 का 12% 240 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 2240 ये हो गया और 240 ये हो गया, ठीक है। यानी अल्टीमेटली इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, नरेश, यानी एक नरेश ओपन हो जाएगा जो हमारे लिए डेटर हो जाएगा, तो सीधे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिख दूंगा क्या, नरेश क्या है जो कि हमारा डेटर है, डेटर लिख देता हूँ, कितने का, 2240 का, ठीक है। अच्छा, और दूसरा हमारे लिए सेल्स, हमारा सेल्स कितना हो जाएगा, हमारा सेल्स हमारे लिए अब सेल्स भी बढ़ जाएगा। एक बार देख लेते हैं बुक में, इस क्वेश्चन में सेल्स कितना दिया है, बाई सेल्स ऑलरेडी था हमारा 66420, इसमें से ऐड हो जाएगा कितने का सेल्स, क्रेडिट सेल जो हमारे लिए 200 का था, क्या नाम है इसका, नरेश, सेल टू नरेश। अच्छा, एक चीज अब आपको थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा क्या, कि अगर इसको मैंने 2000 का सेल किया, तो बताइए मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, क्या वो 2000 से कम नहीं होगा। तो मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ कि देखिए, क्लोजिंग स्टॉक को कम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जब लास्ट डे पे काउंट होता है उसमें गलती नहीं होगा, इसके वजह से गलती नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये तो ऑलरेडी इसमें एडजस्टेड है, बस दिक्कत क्या है कि सेल्स को हमने ट्रीट नहीं किया, ये तो हमें गिनना पड़ता है कि कितना क्लोजिंग स्टॉक है, उसी हिसाब से लिखा है, तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, तो 2000 केवल यहीं से लेस होगा और दूसरा हम वहां पे डेटा बढ़ा देंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें अच्छा आउटपुट आईजीएसटी भी आ जाएगा, तो आउटपुट आईजीएसटी ऑलरेडी भी होगा हमारे बैलेंस शीट में कुछ, तो देख लेते हैं एक बार। आउटपुट तो सभी होगा, आउटपुट सीजी एसटी एसजी एसटी आईजी एसटी, सारा आउटपुट वाला है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट बैलेंस है, तो सीजीएसटी 10 और आईजीएसटी हमारा 8 है। आईजीएसटी वो 8 था और यहाँ पे क्या लगा हमारा, यहाँ भी आईजीएसटी लगा, तो 8240 हो जाएगा, ठीक है। बाकी आगे भी चेंज आ सकता है, सॉरी ये, अच्छा वो दोनों 10 है, ये 8 है, ठीक है। एक बार अब मैं अभी क्वेश्चन दिखाने लगूंगा तो आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन आप अपने बुक से रेफर करिए इसको, ठीक है। तो ये हमारा 10,000 हो जाएगा और ये भी हमारा 10,000 हो जाएगा। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, टाइम लगा रहा हूं मैं इस पे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो, इसका भी ट्रीटमेंट हमारा हो गया। अगला है हमारा फोर्थ पॉइंट, क्या बोल रहा है, अब देखिए बोल रहा है स्पेशली कि क्लोजिंग स्टॉक में कुछ गलती हो गया। क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूडेड गुड्स कॉस्टिंग 1000 which were sold and recorded as sales but not delivered to customer, ठीक है। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक में एक ऐसा गुड्स है जो कि हमारा सेल हो चुका है, बस इसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक अल्टीमेटली मतलब 10,000 से कम हो जाएगा, यानी क्लोजिंग स्टॉक जो ये मेरा 6000 था, अब दोनों ही जगह वो कितने का हो जाएगा, 5000 का हो जाएगा। दोनों यही जगह, कहने का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में भी इसको काट के 5000 कर देंगे, तो ये कट के हमारा कितना हो जाएगा, 5000। और दूसरा बैलेंस शीट में भी जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा था, हमने स्टार्टिंग में ही जो लिख दिया था 6000, इसमें से बढ़िया से माइनस करके वैसे लिख देंगे कि माइनस क्या नाम से लिख देंगे, जो भी यहाँ पे लिखा है कि इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग, ठीक है, ऐसा करके माइनस कर देंगे 1000, ओके।
चलिए अब हम आते हैं अपने लास्ट इलस्ट्रेशन, लास्ट एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है, मेंटेन करिए, क्या मेंटेन करिए, प्रोविजन कितने का, 5% का। तो आपको पता है जो प्रोविजन हम मेंटेन करते हैं किस चीज पे करते हैं, डेटर्स पे। तो डेटर का बैलेंस देखते हैं कितना है, डेटर हमारे बुक्स में कितने का है, डेटर 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 डेटर, डेबिट साइड में ढूंढिए 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 भैया जी। डेटर है हमारा 20,000 का, ध्यान से इसका भी कैलकुलेशन देखिएगा। डेटर हमारा बुक्स में कितने का है, 20,000 का। याद करिए एक और डेटर था, अभी ही एडजस्टमेंट में आया था हमारा, थर्ड एडजस्टमेंट में कितने का, 2,200, सॉरी 2,000 रुपए का डेटर था हमारा, है ना। उसके वजह से हमारा 2,240 रुपए उससे लेना रह गया था नरेश से, ठीक है। यानी अब मेरा डेटर कितना हो गया, 22,240, ठीक है। यानी जो हम अब प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे वो कितने अमाउंट पे होगा, 2,240 वाले अमाउंट पे होगा, 2,000 नहीं 22,240 वाले अमाउंट पे होगा, ओके ठीक है। तो ये वाला, ये जो एंट्री मैंने किया था 2,240, ये डेटर्स में भी ऐड हो जाएगा। अच्छा डेटर मुझे कितने का बनाना है, डेटर 5, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, तो 5/100, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 22,240 का 5%, 1,112, ठीक है। एक, ठीक है यहाँ तक। यानी कि लास्ट डे पे मेरे पास कितना होना चाहिए प्रोविजन, 1,122 होना चाहिए। अब एक चीज बात करते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है। एक बात बताइए, क्या मेरे बुक्स में कोई बैड डेट आ रहा है, हाँ आ रहा है 1,200 का। अच्छा एक और बात बताइए, इस बैड डेट का क्या जर्नल एंट्री होगा, ये जो बैड डेट है। अच्छा एक बात बताइए, क्या बुक्स में कोई मेरे पास प्रोविजन भी अवेलेबल है, देखते हैं। हाँ प्रोविजन भी अवेलेबल है, कितने का, 2,500 का, ध्यान से देखिएगा। तो जो प्रोविजन ऑलरेडी मेरे बुक्स में है वो क्यों बना था, बैड डेट को ही कवर करने के लिए। तो इस बैड डेट को हम पीएनएल में, नॉट टू बी ट्रांसफर टू पीएनएल, नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल, ये कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, प्रोविजन में, ठीक है। तो इसके लिए जो पहला एंट्री होगा, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू बैड डेट। बहुत बच्चों को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। पिछला वीडियो में मैंने इन बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इन सभी से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियोस में कराया है, तो प्लीज देख लीजिएगा, वो बहुत ही अच्छा होगा आपको, ठीक है। बाकी नहीं समझ में आएगा उसके बिना, ठीक है। तो 12 से यूज हो गया, यानी कि अब बैड डेट खत्म हो गया। अब आते हैं प्रोविजन पे। तो प्रोविजन का बैलेंस था मेरे पास 2,500 का, यूज हो गया यहाँ पे 1,200 का। यानी अगर इसी के थ्रू चला जाए तो बताइए मेरे पास कितना बैलेंस बच गया। इसी के थ्रू अगर चला जाए तो मेरे पास 2,500 था, 2,500 में से प्रोविजन कितना यूज हो गया, 1,200। तो लास्ट डेट पे ऑलरेडी मेरे पास कितना बैलेंस है, 1,300। लास्ट डेट पे ऑलरेडी हमारे पास 1,300 बैलेंस है। 1,300 में से मुझे चाहिए कितना, 1,122, यानी कि मुझे बैलेंस चाहिए 1,122। कितना चाहिए, 1,122 नहीं 12, ठीक है। और मेरे पास बैलेंस अवेलेबल कितना है, 1,300। यानी कि मुझे प्रोविजन और बनाना नहीं है, मुझे प्रोविजन और बनाना नहीं है, बल्कि राइट बैक करना है, ठीक है। कितने का, 1,188 रुपए का, कितने का, 188 रुपए का राइट बैक करेंगे। देखिए प्रोविजन बनाने के लिए हम क्या एंट्री पास करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लेकिन इस केस में क्या है, प्रोविजन राइट बैक करना है, तो इस केस में क्या एंट्री हम करेंगे, प्रोविजन को डेबिट कर देंगे, क्योंकि प्रोविजन को कम करना है, तो उसको डेबिट कर देंगे किससे, टू पीएनएल से, ठीक है। कितना, 188, ठीक है। तो ये तो रहा समझाने वाला बात। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि बैलेंस शीट के अंदर क्या होगा। अच्छा इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पीएनएल का पार्ट है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है मैं बताता हूँ क्या क्या ट्रीटमेंट होगा इसका। पहला तो जो पीएनएल हमारा राइट ऑफ होगा उसका एंट्री यहाँ पे आएगा, बाई प्रोविजन जो राइट ऑफ होगा, बाई प्रोविजन कितना,
फॉर डाउटफुल डेट कितना 188। क्लियर। अब आते हैं हम डेटर में। डेटर, ये जो नरेश डेटर को हमने अलग से दिखाया था, अब अलग से नहीं दिखाएंगे इसको, यहाँ से पहले तो हटा दो, इसको ऐड कर देंगे नॉर्मल डेटर्स में। कहाँ पे? नॉर्मल डेटर में। डेटर हमारा यानी कि उसके बाद 20,000 प्लस 2,240, ये हो गया 22,240। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लास्ट डेट में मुझे 5% तक मेंटेन करना है, जो हमने कैलकुलेट किया था कितना था 1,112, 1,112। ये माइनस कर देंगे और यही हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, तो ये आ जाएगा 21,128। क्लियर। अच्छा, अब आप पूछ रहे होंगे सर बैड डेट का क्या ट्रीटमेंट होगा? बैड डेट का तो ट्रीटमेंट ही नहीं होगा। क्यों? मतलब यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं आएगा, क्योंकि याद करिए आप, जो बैड डेट है उसको हमने क्या किया था, वो हमारा कहाँ से माइनस प्लस हुआ था? वो माइनस प्लस हुआ था हमारा प्रोविजन से। ठीक है, ये वाला जो एंट्री हुआ, यानी कि इसके लिए हमने क्या यूज किया था? इसके लिए प्रोविजन को यूज कर लिया है, तो P&L में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा, ये ऑलरेडी हमारा उधर चला जाता है, कहाँ? प्रोविजन में चला गया। ठीक है, क्लियर। तो बैड डेट हमारा इसमें नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ पे ये सारा ट्रीटमेंट हमने कर लिया। ठीक है, अभी मैं बहुत ही इस पे बहुत ही टाइम डिस्कस हमने कर लिया, तो अब आते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। एक पॉइंट है ट्रायल बैलेंस के अंदर जिसको मुझे स्पेसिफिकली डिस्कस करना है, उस टाइम आते ही मैं बताऊंगा। अब बात करते हैं डेबिट साइड का पहले। ठीक है, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट के एसेट साइड, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के एसेट साइड, फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट साइड, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट साइड, परचेज ट्रेडिंग के डेबिट साइड, डेटर बैलेंस शीट के एसेट साइड जो हमने अभी कर लिया। इंटरेस्ट ऑन लोन 400, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा कितना आया है 400। अच्छा, एक काम करते हैं, इसी से मिलता जुलता एक और पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक हमने इन्वेस्टमेंट किया, क्या किया? एक इन्वेस्टमेंट किया, कितना? 10,000 का। कब? 1 अक्टूबर 2018 को। तो यानी कि इस पे इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बनेगा इसमें? 500 बनेगा। कितना बनेगा? 500। लेकिन यार देखिए, मिला कितना है मुझे? 400, यानी कि प्लस कर दीजिएगा इस पे एक्रूड। क्या करेंगे? एक्रूड लोन, सॉरी एक्रूड इंटरेस्ट 100 रुपए। यानी इसका ट्रीटमेंट जब हम करेंगे तो एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन 400 दिखाएंगे ही दिखाएंगे, तो ये तो पहले P&L में आएगा, P&L में आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई इंटरेस्ट, कितना? जितना मिला है, कितना? 400, प्लस कर देंगे एक्रूड, यानी अर्न हो गया है, मिला नहीं है। लॉजिकल है कि अर्न कैसे हुआ, क्योंकि 6 महीने का तो मुझे मिलेगा, मतलब स्पेसिफिकली ये एडजस्टमेंट पे उन्होंने बताया नहीं, यानी कि यहाँ पे मुझे अपना एडजस्टमेंट क्रिएट करना था, तो 100 रुपए वो वाला ऐड हो गया। ठीक है, अब वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? एडजस्टमेंट है, वो मेरे लिए क्या है? एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट है तो उसका जो दूसरा ट्रीटमेंट एक्रूड का होगा, क्या? एसेट साइड में मुझे दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या लिख देंगे? एक्रूड इंटरेस्ट, कितने का? 100 रुपए का। क्लियर हो गया आपको? ये थोड़ा सा अलग पॉइंट था, ये सबसे हार्ड पॉइंट। ठीक है, वैसे तो छोटा ही ट्रीटमेंट था। ठीक है, अगर यही वाला पॉइंट सीधे वो बता देता तो आप वहीं से कर लेते, लेकिन नहीं बताया वो। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जब भी दे दे, यानी कि यहाँ पे आपको यही चीज लगाना है, जब डेट दे दे, ये दे दे, तो आपको रिवर्स साइड देख लेना है कि क्या कोई, सॉरी मेरे से गलत हो गया। एक बात बताइए, मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की, ये मेरे लिए क्रेडिट है। क्रेडिट कहने का मतलब मैंने लोन लिया है, 10,000 का मैंने लोन लिया है, इसमें से 400 इंटरेस्ट मैंने पे किया, यानी 100 इंटरेस्ट और पे करना है। तो जो मैंने यहाँ पे इसको इनकम ट्रीट कर दिया, बस कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सीधे ये क्या ट्रीट हो जाएगा? इसको हम एक्सपेंस मान लेंगे, क्योंकि हमने लोन लिया है, किसी को दिया नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारे लिए, इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना हो गया हमारा? 500 हो जाएगा। ठीक है, डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हो जाएगा।
और उसी हिसाब से जो ये मैंने एक्रूड इंटरेस्ट डाल दिया, ये एक्रूड इंटरेस्ट नहीं होगा, ये तो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा, क्योंकि मुझे पे करना है, मेरा लोन था, मैंने लोन लिया है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना हो गया हमारे लिए? 100 रुपया। ठीक है। मुझे पता कैसे चला कि मैंने लोन लिया है? क्योंकि ये देखिए लायबिलिटी साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड है, 10% लोन लिया है हमने, यानी कि हमारा लायबिलिटी है, लायबिलिटी पे पे ही करेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों का ट्रीटमेंट हमारा हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में प्लस हो गया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड वेजेस, ट्रेडिंग के डेबिट साइड रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड बैड डेट। अगर मेरे पास प्रोविजन अवेलेबल था तो उससे एडजस्ट कर लिया, तो ये पीएनएल में नहीं आएगा। ठीक है। कैरेज आउटवर्ड पीएनएल के प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, क्योंकि आउटवर्ड है, इनवर्ड होता तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। कैश एट बैंक बैलेंस, कैश एट बैंक हमारा कहाँ जाएगा? कैश एट बैंक जाएगा हमारा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ध्यान दीजिए ये ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो इसका ट्रीटमेंट एक ही होगा। फिर दो ट्रीटमेंट मत करिएगा कि यहाँ से भी माइनस कर दीजिए और जाके फर्नीचर में से भी लेस कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसका मत अगर अंदर आ रहा है यानी ऑलरेडी इसमें से माइनस हो चुका है, तो इसका एक ही ट्रीटमेंट होगा। वो क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखा देंगे। एक्रूड कमीशन, कहीं पे कमीशन का इनकम है हमारे लिए, कहीं पे इनकम साइड में देख लीजिएगा कमीशन आ रहा होगा, कमीशन 7,000 इसमें से ऐड हो जाएगा। कमीशन हमारा 7,000 और ये एक्रूड, ये भी अंदर है, तो इसका एक ही ट्रीटमेंट होगा। क्या? एक्रूड कमीशन हमारे लिए इनकम है, एसेट साइड में कमीशन हमारे लिए इनकम है, वो तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी ये डेबिट बैलेंस होता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी ये हमारे लिए क्रेडिट बैलेंस होता है एसेट साइड के लायबिलिटी साइड में। अच्छा, वो दो चार एडजस्टमेंट था जहां पे हमने प्लस और माइनस भी किया था कहीं कहीं पे, तो वो भी एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या होगा? दोनों को, इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी, यानी काउंटर पार्ट्स को, सीजीएसटी को सीजीएसटी से, आईजीएसटी को आईजीएसटी से, एसजीएसटी को एसजीएसटी से नेट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं आप। ठीक है। तो नेट भी, और जो बड़ा होगा उसी साइड आप दिखा दीजिएगा, बड़े वाला पार्ट बस। ठीक है। सेल्स हो गया हमारा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में कैपिटल भी हो जाएगा, प्रोविजन ट्रीटमेंट हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो इनकम है, तो हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस के इनकम साइड में आ जाएगा। क्रेडिटर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, पीएन बीपी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। फिर से देखिए, आपको यहाँ पे वो लोग बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। सैलरीज ट्रेडिंग के पीएनएल के डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग के सैलरी का भी एक ही ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, वो क्या होगा? लायबिलिटी ट्रीट कर लेंगे। बैड डेट रिकवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था उस पे इंटरेस्ट आ रहा है, तो इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। कमीशन ट्रीटमेंट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। ठीक है। याद रखिएगा वो वाला जो प्रिंसिपल है, क्या है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर एक ट्रीटमेंट, बाहर है तो दो ट्रीटमेंट। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। बहुत ही टाइम लगा, बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया। ठीक है। अब एक टॉपिक और है, वो अब हम 14th टॉपिक जो लास्ट होगा वो करते हैं। अगला लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो क्या है? एबनॉर्मल या एक्सीडेंटल लॉस। कहने का मतलब कि कंपनी को चलाते, देखिए लॉस दो तरह का होता है। लॉस कितने तरह का होता है हमारा? एक नॉर्मल हो सकता है कि बिजनेस कर रहे हैं तो लॉस तो होना लाजमी है क्योंकि रिस्क ले रहे हैं। एक है कि उस जो नॉर्मल है, यानी नॉर्मल जो सभी को उस टाइप के बिजनेस में होता है, उससे मुझे कुछ अलग हुआ है। देखिए जो ये वाला लॉस है, नॉर्मल लॉस, तो ये तो पार्ट एंड पार्सल है बिजनेस का, इसका तो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली आपके ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट हो चुका होगा, तो उसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा। स्पेशल ट्रीटमेंट किसका चाहिए? एबनॉर्मल लॉस का। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मेरा एबनॉर्मल लॉस होता है वो नॉर्मल नहीं होता है। ठीक है। उसको स्पेसिफिकली मुझे दिखाना पड़ता है। ठीक है। बात समझ गए? नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस। सपोज करिए कि मैं बल्ब का बिजनेस कर रहा हूँ, बल्ब जो ट्यूबलाइट या बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब वाला। ठीक है। तो शीशे का सामान है तो वो तो टूटेगा ही टूटेगा। तो अब देखिए, नॉर्मली हर दिन मेरा 1000 ट्यूब मतलब इलेक्ट्रिसिटी बल्ब मेरे बिजनेस में टूट जाता है। ठीक है, फूट जाता है, समझ रहे हो आप? अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ कि उसमें जो और एवरेज उस इंडस्ट्री में जो भी लोग काम करते हैं उनका डेली 800 ही
छूटता है। तो मेरे लिए जो नॉर्मल लॉस होना चाहिए वो क्या होगा उस बिजनेस के लिए, 800 इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेकिन मेरा 1000 हो रहा है, तो उससे जो नॉर्मल से जो ज्यादा है वो 200 है। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल का मुझे ट्रीटमेंट करना होता है, नॉर्मल वाला तो ऑटोमेटिकली मेरे ट्रेडिंग और पीएनएल में एज इन केस में भी वहां पे ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो मेरा नेट प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस और ये सब आएगा उसमें वो ऑलरेडी एडजस्टेड होता है। लेकिन एबनॉर्मल सिंस की एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है उस बिजनेस में, तो उसको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उसके लिए करना पड़ता है हमारा। ठीक है, अब एक बात और देखिए, चाहे वो नॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल लॉस, हम जिस चीज के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये मेनली स्टॉक से रिलेटेड बात कर रहे हैं। किस चीज से बात कर रहे हैं रिलेटेड, मेनली स्टॉक से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। मेनली मैं बात बोल रहा हूँ स्टॉक से ही रिलेटेड बात हो रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए स्टॉक अगर मेरा, मान लीजिए मेरा स्टॉक खराब हो गया, ठीक है, तो पहला जो ट्रीटमेंट होगा परचेज में से क्या हो जाएगा, लेस कर देंगे। अब अगर मेरा वो नॉर्मल लॉस होगा तो वो तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस में एडजस्ट हो जाएगा। प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, या बच्चों को बहुत दिक्कत होता है तो इसको, इसमें बच्चों को दिक्कत होता है तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। जो मेरा नॉर्मल लॉस है वो तो बिजनेस के ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस में एडजस्टेड हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल लॉस वो बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग के वजह से नहीं हो रहा है, वो बिजनेस के ग्रॉस से रिलेटेड नहीं है। तो उसको मुझे परचेस से लेस करके कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, परचेस से लेस कर दूंगा और पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा दूंगा। क्लियर? जैसे ही मैंने परचेस से लेस किया, यानी ट्रेडिंग में एक्सपेंस उसको हम नहीं मान रहे हैं, उसको हम कहाँ एक्सपेंस मान रहे हैं, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखा के उसको एक्सपेंस ट्रीट करें। क्लियर हो गया आपको ये वाला पॉइंट? तो यही उसका ट्रीटमेंट है। अभी और भी कुछ ट्रीटमेंट है वो हम बाद में देखेंगे। ये वाला छोटा सा पॉइंट समझ में आ गया आपको? देखिए नॉर्मल लॉस को प्लस माइनस करने का जरूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि अकॉर्डिंगली मेरा ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस उस पर एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जो मेरा एबनॉर्मल पार्ट है या एबनॉर्मल जो लॉस है, उसके लिए मैं परचेज में से लॉस लेस कर दूंगा, ये दिखाते हुए कि ट्रेडिंग का पार्ट हमारा ये वाला एक्सपेंस नहीं है, वहां से माइनस करके हम उसको कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखा देते हैं, और ये मान लेते हैं कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डील करेगा, वो वाला एक्सपेंस जो लॉस हो गया एबनॉर्मल वाला। ठीक है, अच्छा, जैसे ही मैं परचेज में से लेस करूंगा, इसका मतलब क्या कि परचेज को हम क्रेडिट कर देंगे, परचेज को क्या कर देंगे, परचेज को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, यानी परचेज को क्रेडिट कर देंगे, परचेज को वहां से हमने उतना क्रेडिट दे दिया। फिर अच्छा, परचेज किया होगा मैंने, तो इनपुट जो भी इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी जो भी होगा वो भी क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, डेबिट कौन हो जाएगा, एक अलग ही एबनॉर्मल लॉस लिख देंगे, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, अच्छा, इसमें जैसे ही लाएंगे वो, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, क्लियर? अच्छा, एक चीज अब देखिए, आप ध्यान से, फिर से ये वाला पॉइंट ध्यान से देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर इसका अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ से नहीं हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बेझिझक क्वेश्चन पूछिएगा, क्योंकि मुझे पता है इसमें प्रॉब्लम आता है बच्चों को। ठीक है, अब देखिए क्या हो, इसको मैंने पीएनएल का एक्सपेंस मान लिया, लेकिन बिजनेसेस कभी कभी अपने आप को बचाने के लिए इन चीजों के लिए इंश्योरेंस करवाती है। क्या करवाती है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस करवाती है, तो इस इंश्योरेंस के लिए वो रेगुलरली एक पेमेंट भी करती है, जिसको हम हमेशा एंट्री करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम। स्टॉक के लिए भी तो इंश्योरेंस हो सकता है, अदर एसेट्स के लिए भी हो सकता है, तो इंश्योरेंस के लिए भी तो हो सकता है। तो उसमें हम करते हैं ना, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, और उसके बाद पेमेंट करते टाइम कैश कर देते हैं, और जब इस इंश्योरेंस प्रीमियम को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम करते हैं। याद आ रहा है आपको? ठीक है, ये तो अलग पॉइंट है। बात हम यहां से कर रहे हैं, यहां से रही है कि अब वो मुझे, वो एसेट मेरा लॉस हो गया है, तो अब मेरा अगला काम क्या होगा, अब इंश्योरेंस कंपनी जितना भी पैसा देगी, यहाँ पे तो एबनॉर्मल लॉस उतना आएगा जितना मुझे हुआ है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी हमेशा उतना पैसा नहीं देती है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे 1000 का लॉस हो गया, ठीक है, तो अब कंपनी अपना सर्वे कराती है, और सर्वे में उसको जितना भी पैसा लगता है कि एक्चुअल में 1000, देखिए 1000 से ज्यादा तो नहीं लगेगा, 1000 या उससे कम ही इंश्योरेंस कंपनी क्लेम बोलेगी कि हाँ मैं आपको इतना पैसा दूंगा। ठीक है,
तो उस केस में क्या हो जाएगा, अब इंश्योरेंस कंपनी मान लीजिए मान गई कि क्लेम हम आपको देंगे, तो अब वो मेरे लिए एसेट हो गया, हो जाएगा, डेबिट कर देंगे टू, अब एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल रहा ही नहीं, एबनॉर्मल लॉस डेबिट, और अच्छा जितना भी एबनॉर्मल लॉस रहा वो डेबिट हो जाएगा। यानी ये हमेशा जरूरी नहीं है कि ये पूरा का पूरा पैसा मुझे मिले। अच्छा अब बैलेंस जो बचेगा वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। क्लियर? नहीं समझे? फिर से मैं समझाता हूँ इसको, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। इंस्टेंटली ही मैं ये एग्जांपल बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहला केस, मान लीजिए कंपनी को एबनॉर्मल लॉस हुआ। क्या हुआ? एबनॉर्मल लॉस। कितने का? 10,000 का। तो इसमें क्या क्या एंट्री बनेगा? पहला एंट्री इधर और दूसरा एंट्री मैं इधर भेज रहा हूँ। पहला एंट्री तो क्या बनेगा, मान लीजिए गुड्स से रिलेटेड है, ये लॉस किसका है? गुड्स का। किसका है? गुड्स का। प्लीज ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो इसको ट्रेडिंग से हटाऊंगा मैं, तो ट्रेडिंग से हटाने के लिए सबसे पहले तो इसको मैं मान लूंगा एबनॉर्मल लॉस डेबिट टू परचेज, ठीक है। मान लीजिए जीएसटी नहीं था, अगर जीएसटी होता तो टू इनपुट जीएसटी उतना से ही मेरा ये लॉस और बढ़ जाता, ठीक है। जीएसटी को अभी मत इन्वॉल्व करिए, तो और कंफ्यूजन आपको बढ़ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब यही एबनॉर्मल लॉस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, मेरा पीएनएल में। तो उस केस में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। एब नो, एक सेकंड, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। ये कौन सा सिचुएशन है जिस सिचुएशन में मेरे पास क्या नहीं अवेलेबल है, मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, क्या बोलते हैं जब मैंने इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ है, तो सारा का सारा मेरा पीएनएल में जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इंश्योरेंस करवाया होता, अगर मैंने यहाँ पे इंश्योरेंस कराया होता, तो फिर ये डायरेक्टली सारा का सारा तो मेरा पीएनएल में नहीं जाता। फिर इसके बाद या सीधे सीधे एक काम करते हैं, एक सेकंड मुझे और दे दीजिए, ये हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अब मेरे देखिए पहला एंट्री जो हुआ है, पहला वाला जो हमारे पास ये वाला है, एक सेकंड, हमारा ये तो होना ही है, ये व्हेन नो इंश्योरेंस, जब इंश्योरेंस, व्हेन नो इंश्योरेंस, जब कोई इंश्योरेंस हमने नहीं करवाया है, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन मैं ले रहा हूं कि इंश्योरेंस, देयर इज इंश्योरेंस, कब? देयर इज इंश्योरेंस, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली मान लीजिए जितना हमारा लॉस हुआ वो सारा मिलना है इंश्योरेंस कंपनी से। इस केस में क्या करेंगे, अगर सारा पैसा मिलना है तो अब मेरे लिए वो लॉस रहा ही कहाँ। अगर 10,000 का लॉस हुआ, 10,000 मुझे इंश्योरेंस कंपनी देने के लिए तैयार है, तो फिर वो मुझे मेरे लिए लॉस ही नहीं रहा वो। तो फिर मैं उस केस में क्या करूंगा, फिर इंश्योरेंस कंपनी जैसे ही मानती है, कभी कभी क्या होता है वो तो हाथों हाथ पैसा दे देगी इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन कभी कभी बोलती है कि ठीक है अभी मान गया, 10-15 दिन बाद आपको पैसा मिल जाएगा। तो अगर बाद में पैसा देगी तो एक लिख देंगे, या इंश्योरेंस कंपनी अब मेरे लिए डेटर टाइप हो जाती है, तो या तो इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम, या अगर पैसा मिल गया तो बैंक डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। यानी इस एबनॉर्मल लॉस का मेरे पीएनएल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा ट्रीटमेंट भी हो सकता है, जब पैसा इंश्योरेंस कम, या फिर इसको भी अब थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। तो मान ले पहला वाला, ये वाला मेरा केस है वेयर नो इंश्योरेंस, ये वाला केस जो है ये वेयर नो इंश्योरेंस हो गया हमारा, ठीक है। ये केस हो गया वेयर नो इंश्योरेंस, ठीक है। अब ये है देयर इज इंश्योरेंस, पहले ऑप्शन में 100% क्लेम मिल जा रहा है, तो वो तो मेरे लिए लॉस है ही नहीं फिर तो। अच्छा दूसरे में क्या है, देखिए 100 से ज्यादा नहीं हो सकता है, लेस ही हो सकता है, लेस देन 100%।
तो उस केस में जितना मिल जाएगा वो तो मेरे लिए लॉस नहीं होगा, और जितना नहीं मिलेगा वो अल्टीमेटली मेरे लिए लॉस हो जाएगा। तो जितना मिलेगा उसके लिए तो यही एंट्री होगा, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, फिर या तो इंश्योरेंस क्लेम लिख दीजिए या सीधे बैंक अकाउंट लिख दीजिए, उनको डेबिट कर दीजिए, ठीक है, टू एबनॉर्मल लॉस। और जो पैसा मुझे नहीं मिलेगा वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब आपको इजीली पूरा मसला समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये पॉइंट हमारा हो गया। अब बात करते हैं कि इस पे भी एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर है हमारा 20। बोला फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर balances of Charan prepare trading and profit and loss account for the year ended 31 March 19 and balance sheet as at that date after making the necessary adjustment। ये दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दिया हमारा ट्रायल बैलेंस, उसके बाद एडजस्टमेंट है। मैं केवल यही वाला एडजस्टमेंट कराऊंगा कि ऑलरेडी मुझे लग रहा है ये वीडियो 1 घंटा बहुत ही क्रॉस हो गया है, ठीक है, 1 घंटे से भी ऊपर हो चुका है। तो एडजस्टमेंट को मैं पहले देखता हूँ, ठीक है। एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट तो इजी है, वो नहीं कराना पड़ेगा मुझे। पहला बोल रहा है स्टॉक स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वाज 14,000, यानी क्लोजिंग स्टॉक है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। राइट ऑफ 600 एज बैड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये दोनों को हम एक साथ ही अभी डील करते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन, देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5% है एंड ऑन प्लांट एंड मशीनरी 20% है, ठीक है। यानी कि डेप्रिसिएशन हमारा 5% और 20% अकॉर्डिंगली हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी उसको भी देखता हूं मैं। और फिर फिफ्थ है इंश्योरेंस प्रीपेड, तो इंश्योरेंस में से इंश्योरेंस वाला तो अभी कर लेता हूँ। बोल रहे इंश्योरेंस प्रीपेड है हमारा 100। ऑलरेडी मेरा जो बैलेंस शीट में इंश्योरेंस आ रहा है वो कितने पे आ रहा है, इंश्योरेंस इंश्योरेंस आ रहा है 700 पे, 700 में से 100 है, तो इसका ट्रीटमेंट मैं दिखा देता हूँ। ये है हमारा, मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मैं क्वेश्चन को बुक से ही देख ले रहा हूँ एक बार फिर से। मैं आपको पहले तो क्वेश्चन बढ़िया से दिखा देता हूँ। आप अगर आप पहले तो बुक से मैच कर लीजिएगा, बुक से नहीं मैच हुआ अभी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, फिर मैं सीधे ही क्वेश्चन को बुक से ही करा दूंगा, अपने ही बुक से देख के, ताकि कि टाइम ज्यादा इधर उधर वेस्ट ना हो, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर है हमारा 20, इलस्ट्रेशन है हमारा कौन सा 20, ठीक है। होप करता हूँ कि आपने फोटो खींच लिया होगा। तो अब आ जाता हूँ मैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल पे, ठीक है। तो इंश्योरेंस वाला ट्रीटमेंट करता हूँ। तो पीएनएल का पार्ट है टू इंश्योरेंस, ठीक है। कितने का है इंश्योरेंस हमारा, इंश्योरेंस जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है वो है 700 रुपया, ठीक है। प्रीपेड है, यानी पहले ही पे किया तो हमारा एक्सपेंस नहीं होगा। कितना प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस 100 रुपए का, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में मेरा 600 हो जाएगा। अच्छा, बैलेंस शीट में फिर बैलेंस शीट में मेरे लिए प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस जो 100 रुपए का है, उसका ये दूसरा ट्रीटमेंट है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का मैं सेपरेटली नहीं लिख रहा हूँ, वो तो बहुत ही इजी है। अब बात करते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट का। अ फायर ऑकर्ड इन गोडाउन and stock of the value 5,000 was destroyed. It was insured and the insurance company admitted the claim. यानी किस कैटेगरी का है, बोल रहा है कि लॉस हुआ, ठीक है, यानी एबनॉर्मल लॉस हुआ और इंश्योरेंस है हमारे पास। क्या बोल रहे, यानी ये वाला कैंसर, ये वाला नहीं है हमारा, यानी ये वाला केस है। कौन सा वाला, कि जब कंपनी के पास इंश्योरेंस है, ठीक है। अब इंश्योरेंस में वो 100% क्लेम दे रहा है पूरा, तो ये वाला एंट्री आएगा हमारा, ठीक है। तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि अ फायर ऑकर्ड 5,000 का लॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू परचेज, टू टू परचेज। टू परचेज हमारा कितना है, टू परचेज है हमारा 82,000 का क्वेश्चन में। इसी में से लेस हो जाएगा मेरा एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि या लॉस बाय थेफ्ट या फायर जो भी लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं यहाँ पे लेस लॉस, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा लॉस क्या हो रहा है, मेरा लॉस जा रहा है इसी का, परचेज का ही, ठीक है। या यहाँ पे भी नहीं नहीं लिखने का अगर मन है तो आप सीधे ही इसको यहाँ पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। वहां से भी अगर माइनस करना, अच्छा इधर अगर डालेंगे तो बाई, जो भी बोल रहे लॉस बाई थेफ्ट या फायर, लॉस बाई फायर है कितने का, 5,000। अब ये जो लॉस है आपका, ये लॉस आ जाएगा मेरा किस साइड, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस की किस साइड में आ जाएगा ये,
प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिख दूंगा मैं क्या, टू लॉस बाय फायर, जो वो एबनॉर्मल लॉस है उसका नाम है। ठीक है, कितने का, 5,000। लेकिन बताइए इस 5,000 में से इंश्योरेंस कंपनी कुछ दे रही है? हाँ, इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है मुझे, कितने का, 5,000 का, यानी अल्टीमेटली लॉस मेरा कितना हुआ, 0 हो गया। ठीक है, तो लॉस 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन से पढ़ के लिखा हुआ क्वेश्चन का फिर से अगर 6th एडजस्टमेंट आप देखें तो वहां पे लिखा है कि इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड फुल क्लेम, एडमिट किया, अभी पे नहीं किया, यानी अभी पे करेगी बाद में। ठीक है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी फिर हमारे लिए कौन बन जाएगी, इंश्योरेंस क्लेम उतना ही मेरे पास एसेट हो जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम अभी पैसा नहीं मिला है, इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा 5,000। पैसा मिल गया होता, अच्छा ये 100 रुपए है प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम मेरा 5,000 हो जाएगा। अगर पैसा मिल गया होता तो ये पैसा ऑलरेडी कैश और बैंक में एडजस्टेड होता, उस केस में मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, बल्कि कैश एंड बैंक को उतना से बढ़ा देते। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रोविजन फॉर, प्रोविजन वाला जो है बैड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। एक बार देखिए क्या ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई प्रोविजन ये बैड डेट है? तो ट्रायल बैलेंस के अंदर एक तो डेटर दिया है, तो डेटर तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। डेटर कितने का है, डेटर हमारा, डेटर हमारा है 20,600 का। ठीक है, एक बार मुझे देख लेने दीजिए रिटर्न ये। अच्छा, साथ साथ मैं ये भी करा रहा हूँ और बता भी रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस पे थोड़ा सा आइए आप। ट्रायल बैलेंस में बता रहा हूँ कौन सा कहाँ जाएगा। जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, फ्रेट एंड ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस के, फ्रेट एंड ड्यूटी को अब यहाँ पे आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि इनवर्ड है या आउटवर्ड। जब कुछ नहीं बोलता है तो इनवर्ड मान लेते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आ जाएगा। कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। डेटर हमारा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फर्नीचर एंड फिक्सचर बैलेंस शीट के एसेट साइड में। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न है, सेल्स में से लेस हो जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज में से लेस हो जाएगा, परचेज रिटर्न है। पोस्टेज एंड कुरियर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। परचेजेस ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, प्लांट एंड मशीनरी जो वो दिया है, दो है प्लांट एंड मशीनरी, 1/4/2018 20,000 का है। एक बार अब ये भी दिखा दे रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन दिखा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले तो प्लांट एंड मशीनरी का बताते हैं। प्लांट एंड मशीनरी में से 20,000 वो है जिसपे पूरे साल का कटेगा, तो पूरे डेप्रिसिएशन कितने का रेट है, प्रोविजन फॉर प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन 20%, तो 20,000 पे तो 20% प्लस जो दूसरा वाला पार्ट है प्लांट एंड मशीनरी का यानी 5,000 का, वो तो मेरा कब परचेज हुआ है, 1 अक्टूबर को। तो 6 महीना हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो 6 महीने का ही कटेगा, यानी ये हो गया मेरा 4,000 और प्लस 500, यानी टोटल इस पे डिप्रिसिएशन हो जाएगा 4,500। वैसे ही फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर बैलेंस शीट में दिया था उस साइड 5,000 का था। ठीक है, इस पे डिप्रिसिएशन का रेट है 5,000 इंटू 5/100, तो ये हो जाएगा हमारा 250। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन प्रॉफिट, दोनों डिप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा, और कॉरेस्पॉन्डिंगली जब हम प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर एंड फिक्सचर दिखाएंगे बैलेंस शीट में तो उतना उससे लेस कर देंगे। ठीक है, उन प्लांट एंड मशीनरी से और फर्नीचर एंड फिक्सचर से रिस्पेक्टिवली। ड्राइंग हमारे कैपिटल में से लेस हो जाएगा, कैपिटल ये ओपनिंग बैलेंस है 80,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑलरेडी आ रहा है मेरा 800 का, बस याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑलरेडी 800 पे आ रहा है। रेंट फॉर प्रीमाइसेस सबलेट यानी सबलेट किया, यानी हमने किसी को लेट आउट किया है, तो ये इनकम आ रहा है हमारा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा। इंश्योरेंस चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। सैलरी एंड वेजेस, सैलरी पहले दे रहा है तो ये हम सैलरी का कंपोनेंट ज्यादा मानते हो, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाएंगे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए नीचे, बोल रहा राइट ऑफ बैड डेट 600, जो सेकंड एडजस्टमेंट था हमारा। अब इसको थोड़ा सा मैं बढ़िया से करवाता हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है कि राइट ऑफ, सेकंड वाला पॉइंट, राइट ऑफ 600 बैड डेट। तो इसका दो ट्रीटमेंट होगा। पहला तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा टू, किस नाम से, नहीं,
टू बैड डेट नहीं है। एक सेकंड, इसका जो दो ट्रीटमेंट होगा, अगर मेरे पास प्रोविजन अवेलेबल नहीं होता तब तो ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखा देते, लेकिन अब मेरे पास क्या अवेलेबल है, प्रोविजन अवेलेबल है। ठीक है, प्रोविजन कितने का था हमारे पास अवेलेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो मेरे बैलेंस शीट में आ रहा है, सॉरी ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, वो कितने का है, 800 का। और नीचे जो मुझे बैड डेट बता रहा है वो है 600 का। ठीक है, तो इसके लिए जो हम एंट्री पास करेंगे वो क्या होगा, अब ये बैड डेट को राइट ऑफ करने के लिए हम सीधे पीएनएल में नहीं ट्रांसफर करके प्रोविजन यूज कर लूंगा, तो उसके लिए एंट्री पड़ेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू बैड डेट 600। अच्छा, ये करने के बाद मेरा जो प्रोविजन बैलेंस इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो बच जाएगा वो है हमारा 200। ठीक है, तो 200 है। अच्छा, इसका बैड डेट का ये दूसरा ट्रीटमेंट होगा। अच्छा, बैड डेट का पहला ट्रीटमेंट क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, कहां से, डेटर से। बैड डेट जो आ रहा है मेरा वो एडजस्टमेंट में आ रहा है, एडजस्टमेंट में आने की वजह से इसका दो ट्रीटमेंट होगा, एक तो डेटर में से लेस हो जाएगा 600, तो ये बच गया मेरा 20,000 का। ठीक है, और जो दूसरा ट्रीटमेंट है वो अगर प्रोविजन नहीं होता तो पीएनएल में डेबिट हो जाता, प्रोविजन है तो उसका ये यहाँ पे मेरा दूसरा ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, प्रोविजन से जो ये वाला एंट्री है ये दूसरा ट्रीटमेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड वाला एडजस्टमेंट का। क्या बोला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन 5%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का मेंटेन करना है मुझे, 5% का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर 5% मेंटेन करना तो किस पे करते हैं, डेटर आफ्टर बैड डेट, इसी पे मेंटेन करते हैं। तो इसी में से माइनस होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना, 20,000 का, 20,000 का 5/100, ये हो जाएगा हमारे लिए 1,000। ठीक है, और अल्टीमेटली बाहर डेटर के नाम से 19,000 दिखाएं, यानी मुझे जो यहाँ पे प्रोविजन मेंटेन करना है वो 1000 है। अच्छा, अब नीचे आइए तो आपको याद होगा कि प्रोविजन ऑलरेडी जो बैड डेट था उसको निकालने के बाद जो मेरा प्रोविजन बचा है वो कितना है, जो बैड डेट निकालने के बाद जो मेरे पास प्रोविजन बचा हुआ है वो है हमारा कितना, वो है हमारा 200। ठीक है, यानी और मुझे प्रोविजन कितना बनाना पड़ेगा, और प्रोविजन जो मुझे बनाना पड़ेगा वो 200 है। तो उसके लिए क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, उसके लिए जो हम जनरल एंट्री पास करने वाले हैं वो है, ये बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, यही होगा ना, यानी कि पहला ट्रीटमेंट तो प्रोविजन का ये हो गया। ठीक है, दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देंगे, किस नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से। 200 ऑलरेडी था तो और कितना बनाना है मुझे, 800 ही बनाना है। कहां से आया ये 800, 1000 माइनस 200, 1000 जो मेंटेन करना ऑलरेडी 200 था तो 800। ठीक है, तो इस हिसाब से ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया, यानी पूरा जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर है, विद एडजस्टमेंट विदाउट एडजस्टमेंट दोनों ही कंपोनेंट आज जाके हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने कोशिश किया बढ़िया बढ़िया सारा क्वेश्चन कराने का। अगर इसके बाद आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा, पक्का है कि आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। मन करे तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।